कोरोना के नए स्ट्रेन का डर, साथ ही साथ नए साल में कोरोना के मामलों में तेजी की आशंका के बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। 22 दिसंबर यानी कि कल से 5 जनवरी तक रात का कर्फ्यू लागू होगा। यूरोप और मध्य पूर्व देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन सरकारी क्वारंटीन में भेजा जाएगा। अन्य देशों से आने वाले घर पर क्वारंटीन रह सकते हैं। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र में बड़ी पार्टियों पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि देश भर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो यहां 1.5 महीने से कोरोना काबू में नजर आ रहा है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 90% के आसपास है। जो मामले हैं वो 1,500 या इसके आसपास आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अब स्कूल खोलने का फैसला किया है। 6ठी से 12वीं तक की जो कक्षा है वो 1 जनवरी से खुलने जा रही है। कर्नाटक सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने मान लिया है। 1 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं, हालांकि हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। 10वीं और 12वीं के क्लासेस 1 जनवरी से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि तकनीकी सलाहकार समिति ने ये सुझाव दिया और हमने माना। 6ठी से लेकर 9वीं क्लास के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी। सप्ताह में अधिकतम 3 दिन क्लास होगी और हर दिन 3 से ज्यादा क्लासेस नहीं होगी। छात्रों को अभिभावक की सहमति का पत्र जमा करना होगा। इनके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी चलती रहेगी और स्कूल में हाजिरी जरूरी नहीं होगी। हमने कई सारे एहतियात कदम उठाए हैं। किसी भी क्लासरूम में 15 से ज्यादा छात्र नहीं होंगे और छात्रों को हफ्ते में 2 या 3 बार ही क्लास अटेंड करना होगा। ऑनलाइन क्लास की वजह से काफी बच्चे शहर से बाहर हैं। फिर कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा सरकार ही जता चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि स्कूल खुलने पर कितने बच्चे आते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26 दिनों से जारी है। कृषि मंत्रालय ने एक बार फिर से किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया है और किसान मंगलवार की मीटिंग के बाद अब आगे की रणनीति तय करेंगे। इधर आंदोलन वाली अलग अलग जगहों पर किसानों की अलग अलग टीम ने भूख हड़ताल शुरू की है। सिंघू बॉर्डर पर सोमवार सुबह 11 बजे 11 किसानों की एक टीम मंच पर पहुंची और 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल रविवार को किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार को जगाने के लिए आंदोलन वाली अलग अलग जगहों पर 11-11 किसानों की टीम 24 घंटे की भूख हड़ताल करेगी। पंजाब से चला आंदोलन आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है। आपने जहाँ देखा होगा हमारा जो हम आज शंभू पर बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, पर हमारे साथ पूरी स्टेट्स जो है वो आज हमारा साथ दे रही है। हमारा जो हरियाणा है हमारा छोटा भाई बनकर वो पूरा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ये जो आंदोलन है केवल पंजाब का नहीं रह गया, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है और सरकार इस पर संजीदगी से कोई बात ही नहीं कर रही। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के साथ ही टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान इसी तरह भूख हड़ताल कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसानों ने रागिनी के जरिए अपना विरोध जताया। किसानों का कहना है कि बिल रद्द होने तक वो यहीं रहेंगे। जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि हम बात करना चाह, कंडीशनल नहीं, ये कह रही कि कानून तो वापसी नहीं लेने के, बात कर लो। लेकिन वो ये भी कह रही कि आप अपने हिसाब से तारीख तय कीजिए, जगह तय कीजिए। तारीख की तो बात ही कुछ नहीं। हमने तो उन्हें ये कहा कि फसल हम बोते हैं, फसल में लागत बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ेगी, फसल में लागत बढ़ेगी, फसल कम रेट पे बिक रही और आमदनी दुगनी होगी। हमें उस मास्टर से मिलवा दो भाई, उस टीचर से तो जो गणित का टीचर है, हम भी तो मिलना चाह ना। वहीं सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत हुई। सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का ये भी अपना तरीका है। किसानों ने खून दिया जो ब्लड बैंक जाएगा और किसी के काम आएगा। जहाँ पे खूनदान कैंप लगाया है तो इन कीर्ति किसानों को खून निकाल के यहाँ ये मनुष्यता का भला करेंगे। कहाँ जाएगा ब्लड? ब्लड तो ब्लड बैंक वाले लेके जाएंगे, हॉस्पिटल वाले लेके जाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि 23 दिसंबर को देश भर के किसान दोपहर का खाना नहीं खाएंगे।
25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जाएंगे। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने किसान नेताओं को फिर से बातचीत के लिए न्योता भेजा है। इसे लेकर किसान मंगलवार को अपनी रणनीति तय करेंगे। कल मीटिंग होगी, पहले हमारी स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें 32 जथेबंदियां हैं, उसके बाद पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, तो उसमें यह तय होगा कि हम सरकार के साथ मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मैं अकेला नहीं, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है, हम पहले जो सरकार से लेटर आती है उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं, पूरे संगठन बैठकर चर्चा के बाद ही फिर कुछ निर्णय होता है, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के साथ मीटिंग करनी है, कब करनी है, वो कल बात होगी। किसानों का कहना है कि अगर बिल रद्द नहीं होता तो 6 महीने तक वो ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के देखिए निवेदन। और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान के बीच किस तरह से एक शादी खतरे में पड़ गई है, पूरी खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा नहीं रहे। वो 93 साल के थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। वो 80 के दशक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 90 के दशक में यूपी के राज्यपाल रहे। 2000 से 2018 तक उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाई। मोतीलाल वोरा से ठीक पहले अहमद पटेल चले गए। इन दो नेताओं के निधन ने कांग्रेस के लिए शिखर पर एक शून्य भी पैदा किया है और चुनौती भी खड़ी की है। और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक टकराव पारिवारिक टकराव में भी बदलता हुआ दिख रहा है और इसी टकराव की वजह से एक शादी खतरे में पड़ गई है। बिशनपुर से बीजेपी सांसद और बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख सौमित्र खान अपनी पत्नी सुजाता खान को तलाक देने जा रहे हैं, क्योंकि सुजाता खान ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। वैसे सौमित्र खान पहले तृणमूल में ही थे और 2014 में तृणमूल से ही उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में वो बीजेपी में चले गए। उनकी पत्नी सुजाता खान भी उनके साथ बीजेपी में आ गई। सौमित्र खान की जीत में सुजाता खान की अहम भूमिका देखी जाती रही है। सुजाता खान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा भी कर चुकी हैं, लेकिन अब वो तृणमूल में लौट आई हैं और सौमित्र खान उनको तलाक देने की बात कर रहे हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बार फिर से अभिनेता अर्जुन रामपाल से लंबी पूछताछ की है। पिछले महीने ही वो एनसीबी के सामने पेश हुए थे और उनसे लंबी पूछताछ हुई थी 6 घंटे के आसपास। इस बार की पेशी में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, बता रहे हैं सुनील सिंह। अभिनेता अर्जुन रामपाल से आज दूसरी बार पूछताछ हुई। एनसीबी के दफ्तर में उनसे आज 6 घंटे पूछताछ की गई और उसके बाद वो घर जाने में सफल रहे। इसके पहले 13 नवंबर से को भी उनसे पूछताछ हुई थी और तब भी 7 घंटे की पूछताछ हुई थी और उस दौरान उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था डॉक्टर का, जो कि 9 नवंबर को जब उनके घर में तलाशी ली गई थी तब कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाई मिली थी जिसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में उन्होंने 13 नवंबर को पूछताछ के दौरान वो प्रिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन एनसीबी सूत्रों का कहना है कि वो प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं पाया गया, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ थी और जिस उन्होंने एनसीबी के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिल्ली के एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था, उस डॉक्टर ने उस बात को कबूल कर लिया है कि वो बैक डेट में वो प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है और उसका 164 भी हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, उन्हें यानी कि गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है एनसीबी अर्जुन रामपाल के खिलाफ। हालांकि आज उन्हें वापस जाने दिया गया है। अब एनसीबी कह रही है कि आज भी जो उन्होंने सफाइयाँ दी हैं उसकी भी हम जाँच करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार फिर से अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर ड्रग्स के मामले में घिरे अर्जुन रामपाल की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, उनकी मुसीबत बनी हुई है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।